जय हिंद। वेलकम टू आईएएस नीति। आज इस वीडियो में देखेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू में आप अगर आईएएस आईपीएस बनोगे या और भी जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है यहाँ पे जाओगे और स्टेट पीसीएस के थ्रू अगर एसडीएम डीएसपी बनोगे, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या स्टेट पीसीएस इतना बुरा है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विस के साथ प्रिपरेशन उसका जारी नहीं रखना चाहिए, या स्टेट पीसीएस इतना बुरा है कि हर एक यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज में जितने भी सर्विसेज हमें ऑफर होते हैं सबसे नीचे आएगा ये स्टेट पीसीएस वाला, या उनके बीच में भी आ सकता है। ये थोड़ा बहुत आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ इनका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, पर्क्स, फैसिलिटीज़, ये सब भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस जो आईएएस एग्जामिनेशन पॉपुलरली कहा जाता है, तो वो तो सिंपल यूपीएससी ही संघ लोक सेवा आयोग ही करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही करता है ना उसका रिक्रूटमेंट। पर स्टेट पीसीएस में हर एक स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ये सब हो गया। पर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हर साल होता है और उसका एक सर्टन टाइम लाइन है जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे उसका नोटिफिकेशन आएगा, इस टाइम पे प्रीलिम्स होगा, इस टाइम पे मेंस होगा और फाइनल रिजल्ट इस टाइम तक आ जाएगा। यूपीएससी तो अपना एक साल पहले से ही अपना कैलेंडर भी निकाल देता है। तो यूपीएससी में एग्ज़ाम टाइमिंग को लेकर प्रेडिक्टेबिलिटी है, पर एग्जाम पे कौन सा क्वेश्चन आएगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं, देखेंगे उसको एनालिसिस करके, पर इसको बोला ही जाता है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वो क्वेश्चन को लेकर अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहता है, पर टाइमलाइन ठीक ठाक रहता है। पर स्टेट पीसीएस में अगर देखोगे, पहला तो है लैक ऑफ सर्टेनिटी, 100% गारंटी नहीं है कि हर साल आएगा नहीं आएगा। अगर आएगा एसडीएम का पोस्ट ज़्यादा आएगा या कम आएगा, डीएसपी का ज़्यादा आएगा या कम आएगा, या जो लोअर पोस्ट है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उसी का ज़्यादा ही पोस्ट आ जाएगा, इसको भी नहीं बोल सकते। और उनका कोई टाइम टेबल भी प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि अनसर्टन है बहुत। हो सकता है इस बार अप्रैल में आ जाए, हो सकता है अगले साल मार्च में आ जाए, हो सकता है उसके अगले साल दिसंबर में आ जाए। कौन सा टाइम पे उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा, बहुत सारे कोर्ट केसेस हो जाते हैं, वो भी अटक जाता है एक टाइम पे, और करप्शंस हो जाते हैं, क्वेश्चन लीक हो जाता है, ये बहुत सारे चीज़ होते हैं ये स्टेट पीसीएस के साथ। यूपीएससी के साथ आज तक टचवुड नहीं हो रहा है ये सब, पर कोई गारंटी नहीं है। जैसे जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला फेक सर्टिफिकेट देकर पूजा खेड़कर निकली है, तो हम कह नहीं सकते कि ये सब यूपीएससी में भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ट्विटर में भी बोल रहे हैं कि इतने आईएएस ऑफिसर है जो फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, फेक ओबीसी सर्टिफिकेट, फेक फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, जो फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट है, ये सब देकर अपना सर्विस में जा रहे हैं। वो सब यूपीएससी में भी हो रहा है, पर इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत अबुंडेंस नंबर नहीं है उनका। तो हम नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा करप्शन या बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी टाइमलाइन को लेके या प्रोसेस को लेके, या बहुत ज़्यादा संदेह हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डाउट नहीं कर सकते यूपीएससी प्रोसेस को। प्रोसेस ठीक ठाक है। स्टेट पीसीएस में प्रोसेस गड़बड़ होता है। छत्तीसगढ़ में तो बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ था, मध्य प्रदेश में भी गड़बड़ होता है। हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। अगर गड़बड़ नहीं होता है तो बच्चे हाई कोर्ट में केस डाल के गड़बड़ कर देते हैं। तो इसका टाइमलाइन अनप्रेडिक्टेबल है। इसका जो एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है क्वेश्चन और जो एक्सपेक्ट किया जाता है कैंडिडेट से, उसमें यूपीएससी में मोस्टली डायनामिक थिंकिंग, ओपिनियन फॉर्मेशन, आपका क्या ओपिनियन है, ये सब चीज़ ज़्यादा देखा जाता है। पर स्टेट पीसीएस के बारे में बोलेंगे तो स्टेट पीसीएस भी आजकल थोड़ा प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डालना शुरू कर दिए हैं, मेंस में भी थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन डालना शुरू कर दिए हैं। पर 100% अभी भी हम नहीं कह सकते। मोस्टली क्वेश्चन स्टेट पीसीएस का फैक्चुअल ओरिएंटेड होता है, मोस्टली रोट मेमोराइजेशन ऊपर फोकस होता है। तो ये हमें पता चल गया। और दूसरी बात, आप सबको पता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम वेरी हाई कंपटीशन होता है, और स्टेट पीसीएस का होगा तो अपने स्टेट का जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ही कम्पीट होगा, तो रिलेटिवली लो कंपटीशन होगा, ये तो सबको पता है। पर कौन सा सर्विस मिलता है यूपीएससी सिविल सर्विस में? लगभग 23 से 24 सर्विस मिलता है, और स्टेट पीसीएस में कभी 2, 3, 4, 5, 7 तक आ जाता है कभी कभी। वो अपने हिसाब से अपना कौन कौन सा सर्विस होगा वो तय करते हैं, स्टेट का कैबिनेट डिसाइड करता है। तो थोड़ा देख लेते हैं कौन सा सर्विस। जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस में आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस मिलता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलता है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, दानिप्स, पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, ऐसे करके 23 से
24 सर्विस आपको मिलता है। और स्टेट पीसीएस में एसडीएम का पोस्ट निकलता है, डीएसपी का पोस्ट निकलता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जैसे असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स बोलते हैं, और तहसीलदार का पोस्ट, नायब तहसीलदार का पोस्ट, ये सब पोस्ट निकलता है। पर अगर हम ठीक से अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये तीनों सर्विस के ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे स्टेट में देखो, सेंट्रल में देखो, कहीं पे भी देखो, ये तीनों सबसे अच्छा सर्विस है। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये भी बहुत पावरफुल सर्विस है। पर इनके नीचे अगर आप दिल्ली या पौंडीचेरी से हो, अगर आप दिल्ली से हो तो ये दोनों सर्विस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप पौंडीचेरी से हो तो ये दोनों सर्विस आपके लिए अच्छा होगा। इनके बाद जो अदर सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, जैसे कि इंडियन पोस्टल सर्विस हो गया, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस हो गया, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस हो गया, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस हो गया, मुझे नहीं लगता है कि ये सब सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एसडीएम और डीएसपी बनने से। अगर मैं आपको सलाह दूंगा, आप अगर दिल्ली से बिलोंग करते हो या पौंडीचेरी से बिलोंग करते हो तो आपका ये वाला सर्विस प्रेफरेंस होना चाहिए। सर्विस प्रेफरेंस का मतलब आप यूपीएससी में दोगे तो इसी सर्विस में से कोई दोगे, स्टेट पीसीएस में दोगे तो इनमें से दोगे। अगर आप दोनों को मिलाकर देख रहे हो तो मैं बोलूँगा कि ये सब जितने भी सर्विसेज है ये सर्विस स्टेट पीसीएस से अच्छे हैं, बशर्ते अगर आप दिल्ली या पौंडीचेरी से नहीं हो तो ये वाला जो सेकेंड रो है इसको उड़ा दो, ये वाला आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि दानिक्स एक ग्रुप बी सर्विस है, ग्रुप बी हो ग्रुप ए हो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है पर ये स्टेट पीसीएस वाला सर्विस है, ये भी स्टेट पीसीएस वाला सर्विस है। तो दिल्ली में जाके पीसीएस का नौकरी करने से अच्छा है अपने स्टेट में करो ना। तो पीसीएस वाला नौकरी अगर दिल्ली में जाकर आपको करना है या पौंडीचेरी में जाकर करना है, उससे बहुत अच्छा होगा कि आप अपने होम स्टेट में करोगे। तो स्टेट पीसीएस को एकदम इग्नोर मत करो। हाँ, यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यूपीएससी का जो ये वाला जो इतना 5-7 सर्विस है वो बहुत अच्छा है, उनका कोई भी मैच नहीं है। ये हो गया। उसके बाद थोड़ा हम देखते हैं कि हायरार्की, प्रमोशन और सैलरी। अगर हायरार्की के हिसाब से आईएएस रैंक्स हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपेयर करें तो अपना जो एसडीएम, जो स्टेट पीसीएस में जो एसडीएम निकालते हो आप, वो सेंट्रल गवर्नमेंट आईएएस का असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप से इक्विवेलेंट है। असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप क्या होता है कि आप लवासना में अपना ट्रेनिंग खत्म कर लिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग आ गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको कंपलसरी 3 महीना सर्विस देना पड़ेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आज ये असिस्टेंट सेक्रेटरी। ये एक नया पोस्ट है, ये बोल सकते हैं आप, मोदी जी आने के बाद ये आया है। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करता है ये थोड़ा आपको फैमिलियर बनाने के लिए 3 महीने के लिए ये कंपलसरी होता है। 3 महीने के बाद आपको एसडीएम बना के स्टेट में भेज देंगे, आपको वहाँ नहीं रहना है। 3 महीने के बाद भी आप एसडीएम इक्विवेलेंट टू अंडर सेक्रेटरी हो जाते हैं। समझ में आ गया? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इक्विवेलेंट टू अंडर सेक्रेटरी नहीं है, आप एसडीएम ही अंडर सेक्रेटरी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो मोस्टली डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का इक्विवेलेंट होता है। और उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी स्केल जो होता है वो डिप्टी सेक्रेटरी हो सकता है, और कभी कभी मोस्टली डायरेक्टर इक्विवेलेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो सेक्रेटरी होता है, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हम कह सकते हैं। ये दोनों कभी कभी मतलब जो स्पेशल सेक्रेटरी वाला पोस्ट कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता है, स्टेट वाइज वेरी करता है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद ये सब मोस्टली ठीक है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी के साथ इक्विवेलेंट है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीफ सेक्रेटरी का इक्विवेलेंट है। और कैबिनेट सेक्रेटरी उसका कोई इक्विवेलेंट पोस्ट नहीं है, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है भारत का। समझ में आ गया? उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो येलो मार्क हुआ है ये क्या है कि आप अगर एसडीएम बनोगे स्टेट लेवल में, तो स्टेट लेवल स्टेट पीसीएस के थ्रू अगर आप एसडीएम बनोगे तो एसडीएम के बाद आप एडीएम बनोगे। यहाँ पे लिखा नहीं है पर एडीएम बनोगे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये एक मतलब हमारा एडिटर मिस कर गया है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे होता है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हो। उसके बाद आप अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर स्पेशल सेक्रेटरी वाला पोस्ट होते हैं, कभी कभी जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, कहीं कहीं जॉइंट सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटेरिएट में होते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी वाला पोस्ट भी निकाल के जो स्टेट पीसीएस वाला को यहीं पर बैठा देते हैं। तो ये वाला जो पोजीशन होता है ये फाइनल पोजीशन होता है मोस्ट ऑफ दी स्टेट पीसीएस वालों का। अगर स्टेट पीसीएस वाला यूपीएससी का इंटरव्यू देके मतलब अपना 15-20 साल के बाद जब स्टेट अपना रिक्विजिशन भेजेगा यूपीएससी को कि ये ऑफिसर एलिजिबल है स्टेट पीसीएस से आईएएस या आईपीएस को प्रमोट होने के लिए, तब तक
आपको इसी पोस्ट में रहना पड़ेगा, या अगर आप नहीं प्रमोट हो पाए आईएएस को या आईपीएस को, आईपीएस का मतलब इसी का इक्विवेलेंट, मतलब आईजी इक्विवेलेंट आप समझ लो, इंस्पेक्टर जनरल इक्विवेलेंट। तो अगर आप सिंपल एसडीएम बन के आए हो स्टेट पीसीएस से और आप यूपीएससी का इंटरव्यू देख के आईएएस को प्रमोट नहीं हुए हो, मिनिमम 15 से 18 साल लगता है, कभी कभी 20 साल से ज़्यादा भी लग जाता है आईएएस को प्रमोट होने के लिए। अगर आप आईएएस को प्रमोट हो गए हो तो इसके ऊपर और एक पोस्ट आप ले सकते हो, एक और प्रमोशन होगा। अगर आप वो वाला पोजीशन और वाला प्रमोशन नहीं लिए हो मतलब आपको अगर रिकमेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट तो यूपीएससी आपका इंटरव्यू लेगा, तो आपको डेजिग्नेट करेगा कि ये जो स्टेट पीसीएस से आया है तो उसको हम आईएएस डेजिग्नेट करते हैं। तो यूपीएससी अगर आपको डेजिग्नेट कर देगा तो आप एक और प्रमोशन ले सकते हो। तो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में अगर आप आईएएस और एसडीएम को इक्विवेलेंट को अगर कंपेयर करो या आईपीएस और डीएसपी इक्विवेलेंट को कंपेयर करो तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हम बोल सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर देखो कितने भी पोस्ट है, अगर आप 23 से 25 के बीच में अगर सिलेक्ट हो गए हो एज एन आईएएस तो आप टॉप रैंक तक भी जा सकते हो, ये नहीं तो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बनोगे ही बनोगे। पर आप अगर उससे नीचे हो तो ये चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक आप जा सकते हो सिर्फ आईएएस में। और पीसीएस में अगर आईएएस को प्रमोट हुए हो तो आप थोड़ा एक और प्रमोशन ले सकते हो। अगर नहीं हुए हो, आईएएस का टैग आपके साइट में नहीं लगा है, आपका स्टेट रिकमेंडेशन नहीं भेजा है, तो आप सिर्फ यही स्पेशल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वहीं से रिटायर कर लोगे। ये हो गया। और उसका जो सैलरी है, ये हायरार्की और प्रमोशन थोड़ा बहुत हम देख लिए। प्रमोशन के लिए मैं बोलूँगा फिक्स टाइमलाइन होता है प्रमोशन के लिए यूपीएससी वालों का, पर स्टेट पीसीएस वालों का कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है। मतलब बोलने के लिए होता है ये 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल कई स्टेट में बोलते हैं, पर उसका कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है। पॉलिटिकल विल पावर और जितने वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिस्ट्रक्चर होगा वो सर्विस कैडर स्टेट में तो आपका प्रमोशन जल्दी होगा, नहीं तो लेट होता है। 8 साल 10 साल हो जाता है सिर्फ एसडीएम से एडीएम बनने के लिए। समझ में आ गया? या तहसीलदार बीडीओ ये सब से एसडीएम बनने के लिए तो 8 से 10 साल भी बहुत मामूली चीज़ है स्टेट में। अगर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ तो हो सकता है 6-7 साल में हो जाएगा, पर अगर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ, वैकेंसी क्रिएट नहीं हुआ, पॉलिटिकल विल पावर नहीं रहा, तो आपका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है आपको प्रमोट करने के लिए। पर सेंट्रल सिविल सर्विस व ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विस, उसका फिक्स टाइमलाइन होता है प्रमोशन के लिए, वो होता है 4 साल। ये आपको पता चल गया 4 साल 100%। तो मैं ये अपने 3 सर्विस क्यों लिखा हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। यहाँ पे हो सकता है कि 4 साल का परमानेंट टाइमलाइन दिया हुआ है कि फिक्स टाइमलाइन 4 साल सर्विस के बाद आप प्रमोट हो जाओगे, पर ये जो तीनों सर्विस है इनमें ये एक्चुअली 100% काम करता है। मतलब आप अगर आईएएस हो या आईएफएस हो या आईएएस हो, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, वेरी गुड सर्विस इट से, तो आपको 4 साल में पक्का प्रमोशन आपका हो ही जाएगा। पर अगर आप आईपीएस भी हो ना तो भी हो सकता है पहले 1-2 प्रमोशन तो आपका आराम से हो ही जाएगा 4 साल के बाद। उसके बाद थोड़ा बहुत 6 महीना 1 साल लेट होता जाता है। और जॉइंट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट पोजीशन जो आईआरएस होते हैं या इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस या अदर जितने भी सेंट्रल सर्विसेज हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल 18 साल के बाद होते हैं ये, तो इस पोस्ट के बाद अदर जितने भी सर्विस है उनका ऊपर जाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसके बाद प्रमोशन एकदम रुक सा जाता है। 4 साल में प्रमोट होने चाहिए पर 6 साल 7 साल में प्रमोट हो रहे हैं, तो बहुत ही स्लो हो जाता है प्रमोशन जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक 2 या 3 प्रमोशन ठीक ठाक टाइम में होता है। तो पहला 10-12 साल 15 साल या लगभग 17-18 साल तक आपका ठीक से प्रमोशन होगा। उसके बाद वाला जो पोस्ट है, जितने भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, जो अलाइड सर्विस या आईपीएस और आईआरएस को भी उसमें ही लपेट लो, तो आपको वहीं से मिल जाएगा कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर आपका प्रमोशन बहुत ही स्लो हो जाएगा। पर ये तीनों सर्विस का प्रमोशन स्लो नहीं होगा, इसका फिक्स टाइमिंग अभी तक तो हो रहा है। फिक्स जो 4 साल है
इसमें ही प्रमोट हो रहे हैं। 4 साल के बाद भी यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आपको एम्पानलमेंट होना पड़ेगा। एम्पानलमेंट के लिए आपका 4 साल का सर्विस मिनिमम बचा हुआ होना चाहिए, प्लस आपका ACR है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वहाँ पे भी एम्पानलमेंट का रूल्स रेगुलेशन है, सेक्रेटरी के लिए भी है और कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 4 साल में आप प्रमोट होकर सेक्रेटरी होने वाले हो पर उसके बाद आपका 1 ही साल बच रहा है तो आपको सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। नहीं, आप एडिशनल सेक्रेटरी हो, आपके पास 5 साल का सर्विस बचा है तो 4 साल यहाँ पे सर्विस करोगे पर 1 साल सेक्रेटरी बन जाओगे, ये भी नहीं है, छू के वापस नहीं आना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एम्पानलमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, आपको सेक्रेटरी कब बनाया जा सकता है। तो आपको पता चल गया हायरार्की क्या है, प्रमोशन आपका कैसे होता है, स्टेट पीसीएस में क्या होता है और प्रमोशन में कौन सा स्टेट पीसीएस का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, पॉलिटिकल विल पावर, कितना वैकेंसी है और रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो सेंट्रल सिविल सर्विस है उनका तो कहने के लिए तो फिक्स टाइमलाइन है पर सारे सर्विस के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। मोस्टली सारे सर्विसेज 2 या 3 प्रमोशन ठीक ठाक ले लेते हैं, उसके बाद एकदम रुक सा जाता है। अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर अगर आपको प्रमोशन लेना है तो बहुत डिफिकल्ट है। पर IAS, IFS, ISS इन तीनों सर्विस को आज तक भी ठीक ठाक प्रमोशन मिल रहा है, उनका कोई भी डिले नहीं हो रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे स्टेट BCS और UPSC में जो IAS होते हैं या कोई भी ग्रुप A सर्विस या ग्रुप B इक्विवेलेंट अगर आप देख लोगे स्टेट BCS में ग्रुप B और यहाँ पे ग्रुप B, तो वहाँ पे जो एंट्री लेवल सैलरी है लेवल 10 में 7th पे कमीशन 8th पे कमीशन आने वाला है। पर 7th पे का जो मैट्रिक्स है हमारे पास है तो 56,100 रुपया, तो ये बेसिक पे का हिसाब से आपको ये एंट्री लेवल है। ये सर्विस IAS, IPS और PCS जितने भी एंट्री लेवल ग्रुप A ऑफिसर से स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब IAS का और स्टेट PCS का मतलब IAS हो के अगर आप SDM बनोगे और स्टेट PCS के थ्रू अगर आप SDM बनोगे, दोनों का जो एंट्री लेवल सैलरी है वो समान होगा। थोड़ा बहुत पर्क्स डिफरेंट होगा और फैसिलिटीज़ वो सब डिफरेंट होगा पर आपका सैलरी एकदम समान होगा। उसके बाद IAS का प्रमोशन ज़्यादा जल्दी हो जाता है तो इसलिए वो ज़्यादा ऊपर तक चले जाते हैं। PCS वाला यहीं पे मोस्टली रह जाते हैं, 13A या 14 तक ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, तो उनका सैलरी थोड़ा कम बढ़ता है। स्टेट PCS वाले का IAS वाले का जल्दी बढ़ता है क्योंकि हर 4 साल में प्रमोशन होते हैं, उनका प्रमोशन का नामो निशान नहीं होता है, 8 साल 10 साल लग जाता है तो उनका सैलरी का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है, IAS का ज़्यादा हो जाता है इसलिए। पर इनिशियल सैलरी समान होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। ये हो गया। उसके बाद थोड़ा हम देखते हैं कि जो बोलते हैं कि स्टेट PCS भी IPS या IAS बन सकते हैं, ये तो बन सकते हैं, इसका रूल रेगुलेशन है। इसके लिए आपको अपना जो स्टेट है होम स्टेट वो UPSC को एक रिक्विजिशन भेजेगा कि रिकमेंडेशन भेजेगा कि आप ये वाला जो ऑफिसर है ये IAS बनने के लिए लायक है, तो हम 4-5 ऑफिसर का रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, आप इनका थोड़ा एक इंटरव्यू कर लो, उसको बाद उसको IAS टैग दे दो। तो ये वाला क्या करेंगे कि UPSC उसका इंटरव्यू करेगा, जिसका रिकमेंडेशन स्टेट भेजा होगा। स्टेट अगर नहीं भेजता है तो UPSC का कोई भी गलती नहीं है। तो अगर स्टेट भेज रहा है आपका नाम तो आप स्टेट PCS से UPSC जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, वही 40-50 एज में जब आप जब आपका नाम भेजा जाएगा उसके बाद इंटरव्यू अगर आप क्लियर करोगे तो आपको IAS बना दिया जाएगा। आपका जो स्टेट PCS से IAS या IPS बनने का जो सफ़र है एवरेज 18 से 20 साल लग जाता है। कोई स्टेट है 12-13 साल के बाद भी रिकमेंडेशन भेज देते हैं, बट वो बहुत ही लिमिटेड है। साउथ वाला स्टेट केरला, कर्नाटका, ये 2-3 स्टेट है, बाकी हर एक स्टेट 18-20 साल के पहले तो भेजते ही नहीं है। और बहुत सारे स्टेट आपका नाम भेजेंगे ही नहीं अगर आपका उनके साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सोच में मत रहो कि हम स्टेट PCS बनेंगे तो IAS तो बन ही जाएंगे। बन ही जाओगे पर 50 साल में आप बनोगे, मतलब 50 साल आपको जब हो जाएगा तब बनोगे, अभी नहीं बनोगे, ये भी दिमाग में रखना है। तो IAS और PCS में बहुत अंतर है, एक्चुअली में अंतर है, पावर में अंतर है, काम करने का तरीका में अंतर है, फैसिलिटीज़ में अंतर है, इज्जत में अंतर है, सब में अंतर है। पर PCS इतना बहुत ही बुरा नहीं है जितना कुछ कैंडिडेट सोच लेते हैं, पर बहुत ही अच्छा भी नहीं है कि IAS और IPS को टक्कर दे सके। IAS IPS को टक्कर नहीं दे सकते, वो ऑल इंडिया सर्विसेज है और उनका बहुत सारा चार्म है। ये हो गया। पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम। पहले पोस्टिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और जो सिविल सर्विस में नहीं आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस,
नॉट फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों ऑल इंडिया सर्विस है और ऑल इंडिया सर्विस का कैडर एलोकेशन होता है। आपको जो भी अलॉटेड कैडर है वहीं पे रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर और आप डेपुटेशन में दिल्ली आ सकते हो। सिर्फ ये 2 जगह होगा अगर आप IAS IPS और IFS बनोगे तो आप यहीं पे काम करोगे। IFS का मतलब फॉरेस्ट सर्विस। अच्छा, सेंट्रल सिविल सर्विस जो अदर सेंट्रल सिविल सर्विस हो गया, जितने भी अलर्ट फलर्ट सब कुछ मिला के तो वो उनका ऑल इंडिया लायबिलिटी। अच्छा, जो दानिक दानिप्स वाला है वो दिल्ली में दानिक दानिप्स और PCS और PPS ये दोनों पांडिचेरी में, पांडिचेरी सिविल सर्विस जो है। अच्छा, जो सेंट्रल सिविल सर्विस बाकी जो रह गया ऑल इंडिया लायबिलिटी, मतलब भारत का कोई भी कौन होगा आपको भेजा जा सकता है तो आपको जाना पड़ेगा, कोई उसके ऊपर रोक टोक आप नहीं बोल सकते। अच्छा, स्टेट सिविल सर्विस में आपका होम स्टेट ही होगा आपका, ये एक्चुअल स्टेट। तो यहाँ पे एक बेनिफिट तो है ही अपने होम स्टेट में रहने का। और आप जब प्रमोट हो गए IAS को या IPS को, DSP होंगे तो IPS को, SDM होंगे तो IAS को, तो आपका होम स्टेट ही आपका होम कैडर बन जाएगा। तो ये भी तो एक बेनिफिट है, पर ये बेनिफिट है पर इसका लॉस भी है। उसके बाद देखते हैं ट्रांसफ़र याद रखिए IAS IPS में सबसे ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा कि सबसे पावरफुल पोस्ट है तो इसमें थोड़ा ठहराव होगा, एक जगह पे जाकर हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं, पर ये नहीं होता है। यहाँ पे ट्रांसफ़र वेरी फ्रिक्वेंटली होता है, कभी कभी 1 साल 1.5 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है IAS का, कोई तो 6 महीने में ट्रांसफ़र हो जाता है। अशोक खेमका टाइप होगा तो आपका 1 साल में 4 बार ट्रांसफ़र हो जाएगा, 10 बार भी ट्रांसफ़र हो सकता है, आप नया रिकॉर्ड बना सकते हो। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में ट्रांसफ़र वेरी फ्रिक्वेंटली होता है, ज़्यादातर IAS और IPS में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पर IAS IPS में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है फ्रिक्वेंटली। बाकी जो सेंट्रल सिविल सर्विस है इनका एक मोस्टली फिक्स्ड टेन्योर होता है कि एक जो रीजन है, इंडिया को 5-7 रीजन में बांट देते हैं, उसका जो एक रीजन है उनमें से 9 से 12 साल मैक्सिमम आप रह सकते हो और इनमें भी 3 से 4 साल एक स्टेशन में रह सकते हो और उसी रीजन के अंदर ही आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। और जब 9 साल या 12 साल हो जाएगा, जो भी हर एक सर्विस का अलग अलग होता है फिक्स टेन्योर, तो अगर कहीं पे 9 साल तो कहीं पे 12 साल होता है। अगर आपका 9 ईयर्स हो गया है उस रीजन में तो आपको एक रीजन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब आप जम्मू कश्मीर और ईस्टर्न रीजन में अगर आप हो, ये वाला हमारे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब ईस्टर्न रीजन में हो तो आपको हो सकता है वेस्टर्न रीजन या साउदर्न रीजन या नॉर्दर्न रीजन, कोई और रीजन में आपको सेंट्रल रीजन यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया जाए। तो यहाँ पे रीजन वाइज भी ट्रांसफ़र होता है और लोकल वाइज भी ट्रांसफ़र होता है। लोकल वाइज का मतलब स्टेशन वाइज, पर यहाँ पे थोड़ा फिक्स टेन्योर रहता है। आप एक पर्टिकुलर प्लेस में 3-4 साल 5 साल तक आप रह सकते हैं। थोड़ा बहुत और भी होता है, जैसे अगर महिला हो और प्रेगनेंसी है तो आपका वहीं पे टेन्योर बढ़ जाता है। और आप अगर पुरुष भी है और आपका वाइफ प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन 1 साल 1.5 साल का मिल जाता है। कहीं पे अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी रिलैक्सेशन देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मतलब फ्रिक्शन नहीं होता है। पॉलिटिकल्स के साथ, पॉलिटिकल जो बॉसेस होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मनमुटाव नहीं होता है, तो उनका थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है। ये हो गया। स्टेट सिविल सर्विस वाला का ट्रांसफ़र भी फ्रिक्वेंटली होता है, पर इनका स्टेट सिविल सर्विस वाला IAS IPS से कम फ्रिक्वेंट होता है, इसका याद रखना। IAS IPS वालों का हम बोल ही नहीं सकते, 1 साल 1.5 साल 2 साल कभी भी हो सकता है। 2 साल 2.5 साल बहुत ज़्यादा हो गया। एक अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो 2 या 3 साल अगर एक जगह पे रह गया है तो बहुत अच्छा है, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छा है। 2 से 3 साल रहना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होता है। पर स्टेट सिविल सर्विस में जो PCS में SDM FSDM बनते हैं उनका 3 या 4 साल का एक छोटा मोटा मतलब कॉन्सेसस रहता है। 100% कहीं पे लिखा नहीं गया है कि 3 साल के पहले आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, पर हो सकता है या होता है भी। बहुत ज़्यादा मैं दिखाऊं कि 3 से 4 साल तक रहते हैं एक स्टेशन पे और दूसरे उसके बाद ट्रांसफ़र होता है। और भी थोड़ा बहुत उनका पॉलिटिकल जो MLA होते हैं, लोकल MLA, उनके साथ थोड़ा साठगांठ रहता है तो उनका थोड़ा बहुत आसपास में होकर हो जाता है, वो मैनेज कर लेते हैं अपने आप। पर स्टेट सिविल सर्विस में फ्रिक्वेंटली होता है और ऑल इंडिया सर्विस में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ईजी होता है। अगर ट्रांसफ़र के बारे में अगर पूछोगे तो सेंट्रल सिविल सर्विस का।
उसके बाद अगर हम देखेंगे पर्क्स और फैसिलिटी, नो डाउट आईएएस आईपीएस इन दोनों को सबसे अच्छा पर्क्स मिलता है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला को, पर सिविल सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, इन दोनों का पर्क्स अनमैचेबल है, फैसिलिटी अनमैचेबल है। और भी बहुत सारा फैसिलिटीज़, पर्क्स, अलाउंसेस है जो कि पब्लिक को एक्चुअली में पता नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलता है। और कभी कभी खुद जो आईएएस होता है, आईपीएस होता है, वो भी क्लेम करने के लिए भूल जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं होता है 100% मुझे क्या क्या मिलना है। गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन इतना होता है। उसके बाद अगर बोलोगे तो एसडीएम और डीएसपी इन दोनों को ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है। मैं बोलूँगा कि सेंट्रल सिविल सर्विस जो होता है उनका इक्विवेलेंट या थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इनका 20 रहेगा, इनका 19 रहेगा, 19-20 का अंतर जो बोलते हैं ना, ऐसे इनका 19 रहेगा, इनका 20 रहेगा। तो ये एक नंबर आईएएस आईपीएस को सबसे ज़्यादा फैसिलिटी, 2 नंबर में ये स्टेट पीसेस में एसडीएम और डीएसपी वाला आएंगे। सेंट्रल सिविल सर्विस जो आईआरएस, आईएएस ये वाला जो है, जो अच्छा सेंट्रल सिविल सर्विस है, इनको फैसिलिटी अच्छा मिलता है। उसके बाद पीसेस के थ्रू अदर जो सर्विस है उनको सबसे कम फैसिलिटी और पर्क्स मिलता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर देखेंगे पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक डीलिंग, आपको पब्लिक डीलिंग करने के लिए हो सकता है अच्छा लग रहा होगा, या आपका पॉलिटिकल कनेक्शन बनेगा, ये सोच के अगर आप सिविल सर्विस में जा रहे हो तो ये 100% में नहीं बोल रहा हूँ कि भूल सोच है, आपका हो सकता है पर्सनल चॉइस। इसलिए हम देख लेते हैं कि कहाँ पे पब्लिक डीलिंग और पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। अगर आप देखोगे तो स्टेट पीसीएस के थ्रू अगर आप डीएसपी और एसडीएम बनोगे, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर सबसे ज़्यादा है और पब्लिक डीलिंग भी सबसे ज़्यादा है। जहाँ पे पब्लिक डीलिंग सबसे ज़्यादा, वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर सबसे ज़्यादा। तो पहले मैं बोलूँगा कि स्टेट पीसीएस के थ्रू एसडीएम और डीएसपी बन के अगर जाओगे, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर सबसे ज़्यादा और पब्लिक डीलिंग सबसे ज़्यादा। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विस जितने होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उनका पब्लिक डीलिंग और पॉलिटिकल प्रेशर होता है। आपको लग रहा होगा आईएएस आईपीएस के ऊपर ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, नहीं। जो स्टेट वाला जो एसडीएम और डीएसपी होते हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्योंकि वो जो लोकल एमएलए, वो जो गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट सीएम तक आप पहचान होता है एमएलए का, तो वो उनको खड़का देते हैं। पर इनके ऊपर उनका थोड़ा बहुत इतना नहीं हो पाता है, ये थोड़ा तो पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा कम रहता है इनके ऊपर। पर एसडीएम डीएसपी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। जितने सेंट्रल सिविल सर्विस है उनमें सबसे कम रहता है। पीसीएस के थ्रू आप अगर जा रहे हो और मोस्टली एसडीएम डीएसपी ये सब इंपॉर्टेंट पोस्ट में जा रहे हो, तो पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक डीलिंग करने के लिए रेडी रहो, क्योंकि का मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक डीलिंग में फील्ड ड्यूटी में ही जाएगा। आप अगर आईएएस आईपीएस हो तो कमिश्नर बनने के बाद जो आरडीसी बनते हैं, रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर, इसके बाद आपको मोस्टली सेक्रेटेरिएट या बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनका सीईओ भी बना दिया जाता है। तो आप आईएएस और आईपीएस हो गए, आईपीएस हो गए तो एसपी एसएसपी के बाद मोस्टली आईजी तक हो सकता है आपका पब्लिक डीलिंग रहेगा, पर उसके बाद पब्लिक डीलिंग ना के बराबर हो जाता है। अपने मन से जाकर पब्लिक डीलिंग करते हैं, पर मतलब जो जन सुनवाई करते हैं, ये सब करते हैं डीजीपी एडीजीपी, पर ये आईपीएस वाला का वो उतना पब्लिक डीलिंग नहीं रहता है। मोस्टली एसएसपी के बाद बहुत कम हो जाता है। और आईएएस का भी अगर आप कमिश्नर को देखोगे, मतलब सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग आप जब तक डीएम हो तब तक रहेगा। एसडीएम, एडीएम, डीएम, एडीएम का मतलब एडीएम के स्लैश अगर सीडीओ रहोगे, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या सीईओ जिला परिषद, ये वाला जो पोस्ट है ये भी हो सकता है। कमिश्नर हो गए अगर कोई म्यूनसिपैलिटी का, तो वहाँ पे भी पब्लिक डीलिंग रहेगा। और डीएम हो गए, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग रहेगा। डीएम के बाद थोड़ा बहुत कम हो जाता है जब आप कमिश्नर हो जाते हो, रेवेन्यू कमिश्नर। डीएम होता है, डीएम डीसी भी होता है ना, डेप्यूटी कमिश्नर। उसके ऊपर जो कमिश्नर होते हैं, मतलब सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, 4-5 कमिश्नर होते हैं एक स्टेट में। कोई स्टेट में ज़्यादा भी कमिश्नर हो सकते हैं जो कलेक्टर के ऊपर होते हैं, पर वो उनका भी थोड़ा पब्लिक ऑफिस रहता है, थोड़ा बहुत, कलेक्टर से बहुत कम रहता है पर थोड़ा बहुत रहता है। उसके बाद आईएएस का पब्लिक डीलिंग ना के बराबर होता है। समझ में आ गया? तो इनका 50 से 60% लाइफ पब्लिक डीलिंग में बीतता है। तो जहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होगा वहाँ पे पॉलिटिक्स, जिसको गंदी पॉलिटिक्स बोला जाता है, बा जहाँ पे अनएथिकल प्रेशर आएगा वो ज़्यादा होता है। पर एसडीएम डीएसपी का तो लगभग 90% टाइम तो फील्ड में जाता है ना, तो इनका थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, पब्लिक डीलिंग रहता है और
पॉलिटिक्स को वो ज़्यादा फेस करते हैं लोकल लेवल में। ये लोकल लेवल में पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा फेस नहीं करते हैं, क्योंकि 50-60% का टाइम के बाद वो मोस्टली स्टेट सेक्रेटेरिएट को चले जाते हैं, डेपुटेशन में चले जाते हैं, और ये थोड़ा बहुत तो ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना इनके रीजन में, तो इनका ऊपर पब्लिक डीलिंग और पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना इनके पास रहता है। और सेंट्रल सिविल सर्विस वाला का पब्लिक डीलिंग और पॉलिटिकल प्रेशर ना के बराबर रहता है, बहुत ही कम रहता है। जब आप अगर बहुत बड़ा सेक्रेटरी हो जाओगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, या CBDT का चेयरमैन हो जाओगे, तब थोड़ा बहुत जो सेंट्रल लेवल में पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, पब्लिक डीलिंग वहाँ पे भी ना के बराबर है। ये सब आप जानने के बाद आपका एक सवाल आया होगा कि सबसे पावरफुल तो कौन है। तो ये जो IAS IPS, ये जो सेंट्रल सिविल सर्विस या ऑल इंडिया सर्विस वाला ये है, या स्टेट सिविल सर्विस वाला है, या पॉलिटिशियन है, या जुडिशियरी है, या मतलब यूनिफॉर्म सर्विस वाला है, तो इनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो हो गया, ये वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।